हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक डायलॉग लेके आया हूं, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेके नहीं आया हूं। क्यों? मैंने आज सोचा कि हर रोज मैं खुद इंग्लिश का ट्रांसलेशन करता हूं, तो आज मैं आपके साथ मिलकर इंग्लिश पे ट्रांसलेशन करूंगा। ठीक है? मैं और आप दोनों साथ में मिलकर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो से मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब आप कोई मूवी देखते हो, आपको उसका कोई डायलॉग बहुत ही पसंद आता है, तो आपने कभी सोचा कि चलो इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा? नहीं, क्योंकि इसकी स्ट्रांगनेस इतनी ज्यादा होती है ना कि हम लोग वो नहीं सोच पाते हैं कि ये सेंटेंस का मतलब कि हम वो भावनाओं में बह जाते हैं और सोच नहीं सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंस का भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज मैं ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लेके आया हूं। एक रिसेंटली एक मूवी आई थी, छावा। उसमें एक डायलॉग है कि तुम नमक नहीं कवि, तुम चंदन हो, तुम तिलक हमारे माथे का। ओके, मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आप पे छोड़ा है। ओके, वो मैंने आप पे छोड़ा है कि ये मैं आपके साथ में मिलकर बनाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कौन से शब्द चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास वोकेबुलरी है, तो आपके पास डिक्शनरी है, मतलब कि आपके माइंड में शब्द है। ओके, तो आप 75% इंग्लिश तो आपने बना लिया। ओके, आपके आपके दिमाग में अगर डिक्शनरी है, तो आपने 75% इंग्लिश बना लिया है। कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि तुम नमक नहीं कवि, तुम चंदन हो। ओके, इसका हमें इंग्लिश करना है। तो थोड़ी सी डिक्शनरी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सोचकर ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ डिक्शनरी से मतलब क्या लिया है कि वो फिजिकल डिक्शनरी आपको नहीं ढूंढनी है। ये डिक्शनरी जो आपके माइंड में होती है, ये डिक्शनरी वो होती है कि जो आप सुबह से उठते हो और रात को सोने तक जो आप वर्ड्स यूज करते हो। आप सबसे पहला काम क्या करते हो? ब्रश करना। ये ब्रश एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, ये ब्रश एक इंग्लिश वर्ड है। वो ब्रश पे क्या रखते हो? टूथपेस्ट। ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, आप कभी ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तो क्या लेते हो? टिकट लेते हो। ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। तो दोस्तों, हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अनगिनत इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। अनगिनत इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो वर्ड्स तो है हमारे पास, लेकिन हमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी ढूंढने हैं जो कि हमें नहीं आते हैं। ओके, तो इनका यूज करके हम एक सिंपली इंग्लिश बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज का सफर कि इंग्लिश सेंटेंस बनाने का। इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको पहले ये बता दूं कि तुम नमक नहीं कवि, तुम चंदन हो। ओके, इसमें मैंने आपको बताया ना कि पहले हमें डिक्शनरी का यूज करना है कि हमारे पास ये सेंटेंस बनाने के लिए पर्याप्त शब्द है कि नहीं। तो मैं दावा करता हूं कि ये सेंटेंस का आप सभी के पास शब्द है। आप सभी को इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग भी पता है, आप सभी को इसका इंग्लिश में मीनिंग भी पता है। वो कैसे? कि तुम नमक नहीं। ओके, मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है और तुम चंदन हो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी तुम का हम क्या लिखेंगे? यू। ओके, सबके पास ये वर्ड है कि तुमको हम यू बोलते हैं। ओके, तुम नमक नहीं। ओके, नमक को क्या बोलेंगे? सॉल्ट। सबके घर में होता है, सबको पता है कि नमक को सॉल्ट बोलते हैं। ओके, नहीं, नहीं को क्या बोलेंगे? नॉट। ओके, ये नहीं को बोलेंगे नॉट। तो मतलब तुम नमक नहीं। अब ये तीन शब्द हमारे पास आ गए हैं। दूसरा क्या है कि तुम चंदन हो। ओके, तो तुम के लिए जैसे मैंने बताया कि यू का यूज करेंगे। अब चंदन, वो चंदन की एक लकड़ी होती है। ओके, चंदन की एक लकड़ी होती है जो कि खुशबूदार होती है। ओके,
तो चंदन को हम बोलेंगे सैंडल। ओके, चंदन को हम बोलेंगे सैंडल या तो फिर सैंडलवुड, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। सैंडलवुड वो होता है कि एक ऐसी ऐसी लकड़ी जिसमें से हमेशा खुशबू आती रहती है, उसको हम बोलते हैं चंदन, उसको हम बोलते हैं सैंडल। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए पर्याप्त शब्द हमें मिल गए हैं। ओके, कि यू सॉल्ट नॉट, यू सैंडल। ओके, तुम नमक नहीं, तुम चंदन। ओके, अब क्या है, अब देखो नेक्स्ट बारी आती है। पहली बारी क्या थी कि शब्द की, डिक्शनरी की, कि आपके पास आपके माइंड में पर्याप्त डिक्शनरी है कि नहीं। ओके, तो डिक्शनरी वो फिनिश हो गई, डिक्शनरी हमें सारी मिल गई है। मैंने ये डायलॉग इसीलिए चूज किया है दोस्तों कि ये डायलॉग में एक तो स्ट्रांगनेस है कि हम सोच ही नहीं सकते, हम इसकी जो बोलने की जो ढंग है, बोलने का जो तरीका है, वो सुनते ही घबरा जाते हैं कि यार इसका तो इंग्लिश हो सकता है क्या। इसीलिए मैंने ये डायलॉग को चूज किया है कि तुम नमक नहीं कभी, तुम चंदन हो। ओके, तो ये क्या है कि इसका जो बोलने का तरीका है वो एक स्ट्रांगनेस का तरीका है। ओके, तो तुम नमक नहीं, तुम चंदन हो। अभी दोस्तों इसके आगे हमें ये सोचना है, मैं हर डायलॉग में बताता हूं आपको कि हमें ये सोचना है कि ये कौन सा टेंस होगा। ओके, ये कौन सा टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस का पता लगाएंगे। अभी टेंस कैसे पता लगाना है कि टेंस के बारे में हमें थोड़ा सोचना है। टेंस क्या होता है कि देखो अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। जो मैंने कल वीडियो डाला था, आपने कल वीडियो देखा था, वो हमारा पास्ट टेंस था। ओके, और अब मैं कल वीडियो डालूंगा और आप वीडियो देखेंगे, वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस। अभी ये जो सिचुएशन है कि तुम नमक नहीं कभी, तुम चंदन हो, इसमें क्या है कि दो कैदी है, जिसमें एक को जंजीर से बांधा गया है और एक को जंजीरों से बांधकर चलकर ले जा रहे हैं। वो दोनों आपस में संवाद करते हैं, वो दोनों आपस में डायलॉग बोलते हैं। इसमें से एक ये डायलॉग होता है, तुम नमक नहीं कभी, तुम चंदन हो। अभी दो मित्रों के बीच में एक आपस में बातचीत हो रही है और वो कोई था या होगा ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं, पर इतना बता रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं हो और तुम ऐसे हो, मतलब कि ये एक जनरल बात हो रही है, ये उन दोनों के बीच में एक जनरल बात हो रही है। ऐसी जनरल बात को इंडिकेट करने के लिए, ऐसी जनरल बात को इशारा करने के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से या तो फिर प्रेजेंट टेंस से, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। क्योंकि यहाँ पे जो राजा है उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुम नमक थे या तुम चंदन होगे, ऐसा नहीं बोला है, तुम नमक नहीं हो और तुम चंदन हो, मतलब कि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब आएंगे वो इज, एम और आर आएंगे। मैंने आगे आपको सिखा ही दिया है कि इज, एम और आर वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, वॉज और वर वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं, और शेल और विल वो हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। ओके, तो अभी ये क्या है कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे इज, एम और आर से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। ओके, तो पहला सेंटेंस हम नॉट से लेंगे, इसको अभी भूल जाइए, चंदन वाले सेंटेंस को आप भूल जाइए। ओके, यू सॉल्ट नॉट, मतलब कि तुम नमक नहीं। ओके, तुम नमक नहीं, उतना ही हमको बनाना है, तो तुम के लिए क्या यूज किया, यू। ओके, तुम जो है उसके लिए यू, यू मतलब कि सेकंड पर्सन, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मैं मतलब आई, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, यू हो आप, वो सेकंड पर्सन हुआ, और मैं और तुम नहीं बल्कि कोई तीसरा, उसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन। ओके, उसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन। तो ये एक प्रोनाउन है। ओके, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ही, शी, इट जो मैं और तुम नहीं कोई तीसरा आदमी है या तो कोई तीसरी चीज है
वो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, तो ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है। ओके, ये सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट बनने वाला है। अभी सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए मैं वो आपको बता दूं कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का पता लगा लिया है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है कि जो कुछ काम करता है। ओके, जो कुछ काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि तुम नमक नहीं हो। ओके, तुम नमक होने का काम नहीं कर रहे हो। ओके, कि तुम, तो यू। ओके, तो ये जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। देखना दोस्तों, ये हम सेंटेंस बना रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मैं जब अकेला बैठता हूं तो सेंटेंस कैसे बनाता हूं, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप सबके साथ बैठकर एक सेंटेंस बनाऊं। ओके, तो ये यू क्या है, एक सब्जेक्ट है। मैं हर डायलॉग में यही सोचता हूं कि मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा। ओके, मैं सबसे पहले क्या होता है मेरे हर एक डायलॉग जो मुझे बनाना होता है ना, तो मैं पहले उसके वर्ड्स प्रिपेयर कर देता हूँ। वो वर्ड्स प्रिपेयर करने के बाद मैं उसका टेंस ढूंढता हूँ। ओके, टेंस ढूंढ लेने के बाद मैं उसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में उसको एक डिवाइड करता हूं कि पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेरा वर्ब आएगा, उसके बाद में मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहले मेरा वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा वर्ब आएगा, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे में सोच के सेंटेंस बनाता हूं जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैंने अभी तक बना नहीं लिया है, बल्कि मैं भी आपके साथ में मिलकर एक सेंटेंस बना रहा हूं। ओके, तो यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यू हमारा सब्जेक्ट है। अब नहीं, ओके, नहीं को हम बाद में लेंगे, पर पहले ये सोचेंगे कि जो मैंने इज एम आर बताया, तो सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है कि वर्ब आता है। ओके, ये वर्ब क्या होते हैं, देखो सब्जेक्ट क्या होते हैं कि सब्जेक्ट कोई काम करने वाला। अब वर्ब वो चीज होती है कि कोई क्रिया को इंडिकेट करती है या कोई क्रियापद होता है। तो जो आर है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, आर जो जो इज एम आर है ना वो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, वो टू बी के फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है आर। ओके, जो हमेशा यू के साथ में लगता है। ओके, देखो दोस्तों, इंग्लिश है ना एक शिष्टाचार की भाषा है। ओके, वो कैसे, जब हम हिंदी में बात करते हैं ना तो किसी को तू बोल देते हैं। ओके, कि तू ऐसा कर, तू ऐसा करेगी, तू ऐसा करेगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें सामने वाले को हमेशा तुम ही बोलना है, उसको तू नहीं बोलना है। यू के साथ में इज कभी नहीं आएगा। यू के साथ में अगर कोई एक पर्सन है तो भी आर ही लगेगा, अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो भी आर ही लगेगा, जिसका मतलब होगा कि तुम। ओके, तू नहीं होगा, इंग्लिश में कभी तू नहीं होगा, हिंदी में तू हो सकता है। ओके, तो यू के साथ में हमेशा आर ही लगेगा प्रेजेंट टेंस में। ओके, यू के साथ में हमेशा आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में। तो यू आर, अब क्या आएगा कि नॉट। ओके, अब क्या आएगा, नॉट, यू आर नॉट। और ऑब्जेक्ट सॉल्ट। ओके, बाद में क्या लिया मैंने, ऑब्जेक्ट, कि यू आर नॉट सॉल्ट, मतलब कि यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आर है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है वो नेगेशन दिखाता है। ओके, और सॉल्ट है वो एक नाउन है, किसी चीज का नाम है जो हमारी ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे बना है एक सेंटेंस कि यू आर नॉट सॉल्ट। डायलॉग क्या है कि तुम नमक नहीं कवि, तो कवि का इंग्लिश क्या होगा, पोएट। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे ओ पोएट। ओके,
इसके बाद में मैं किसी को एड्रेस करता हूं, किसी को संबोधन करता हूं, तो मैं उसको बुलाऊंगा कि ओ पोएट। ओके, मतलब कि है कवि। तो ये जो पोएट है इसका मतलब होता है कवि। ओके, मैंने संबोधन किया कि ओ पोएट, मतलब कि हे कवि। ओके, हे कवि, तुम चंदन हो। देखो, तुम नमक नहीं, फिनिश हो गया। ओ पोएट, ओ कवि, ओके, ये भी फिनिश हो गया। अभी क्या आएगा, तुम चंदन हो, मतलब कि तुम कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो, अब तुम पॉजिटिव सेंटेंस हो। ओके, तो तुम चंदन हो, इसका हम इंग्लिश करेंगे। दोस्तों, ये सेंटेंस के लिए मेरे पास शब्द तो मिल गए, जो मैंने आपको बता दिया कि तुम चंदन हो। अभी तुम के लिए क्या है, यू। ओके, अभी चंदन, चंदन के लिए क्या है, सैंडल। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, कि सब्जेक्ट होगा यू। ओके, सब्जेक्ट होगा यू। अब जैसे मैंने बताया ना कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों की जरूरत पड़ती ही है। ओके, तो यू, यू के साथ में हमेशा क्या लगता है, आर, प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो यू आर, आर क्या है, वो हमारा वर्ब है। ओके, आर जो है वो हमारा वर्ब है, प्लस यहां पे क्या लगाएंगे, सैंडल। ओके, सैंडल। तो ये सैंडल क्या है, कि एक खुशबूदार लकड़ी का टुकड़ा, जो कि एक नाम है चंदन। ओके, ये नाउन भी है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। ओके, ये जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी है। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी है। ये वर्ब क्या है, वर्ब है आर। ओके, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा सैंडल। सैंडल यानी कि एक चंदन। ओके, पर ये जो नाम है वो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लिया है, इसे सैंडल को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अब दोस्तों इसका आगे एक सेंटेंस है कि तुम तिलक हमारे माथे का। ओके, तुम नमक नहीं कवि, तुम चंदन हो, तुम तिलक हमारे माथे का। तो अभी जो ये तिलक हमारे माथे का, ओके, तो ये हम इंग्लिश कैसे करेंगे, चलो आज इसका भी इंग्लिश ले लेते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूं। तो ये जो सेंटेंस है कि तुम तिलक हमारे माथे का, इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर मैं अकेला बनाता तो कैसे बनाता। सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लेना है। वो सब्जेक्ट क्या होगा, कि तुम। ओके, तुम तिलक हमारे माथे का, कि तुम मतलब कि यू, यू के साथ मैंने जैसे अभी बताया कि यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक इंग्लिश है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। देखो, सबसे पहले हमने लिया तुम। ओके, कि तुम तिलक, तुम तिलक हमारे, हमारे माथे का। ओके, तुम तिलक हमारे माथे का। ओके, अभी ये तुम जो है, तो मैंने अभी आगे के सेंटेंस भी आपको बताया कि तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम के लिए हम यूज करेंगे यू। ओके, तुम के लिए मैंने एक शब्द लिया है यू, जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया कि यू के साथ में प्रेजेंट टेंस में हमेशा आर लगता है। ओके, कि यू आर। ओके, तो ये तुम हो गया यू आर। ओके, तुम हो गया यू आर। अभी क्या है कि तिलक, तिलक, वो तिलक क्या होता है, कि यहाँ पे क्या कोई भगवान का तिलक लगाया है उन्होंने, नहीं, ये नहीं है। मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि तिलक का मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, तो अगर कोई भगवान का तिलक है, नहीं है। कोई रक्षाबंधन के त्योहार पे एक बहन ने एक भाई को तिलक किया है, नहीं किया। तो क्या यहाँ पे कोई लड़का कोई एग्जाम देने जा रहा है और उसकी सिस्टर या उसकी मम्मी उसको तिलक कर रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सिंबल है। ओके, वो सिंबल क्या है, कि तुम, जो राजा कह रहे हैं कि तुम तिलक हमारे माथे का, मतलब कि तुम
मेरे माथे का वो सिंबल हो जो कि मेरी इज्जत हो। ओके, जो मेरी प्रशंसा हो, जो मेरी इज्जत हो, तुम कि तुम्हारे नाम से मेरी इज्जत होती है, तुम्हारे होने से मेरी इज्जत होती है, तुम वो चीज हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि यू आर द गुड सिंबल। ओके, यू आर द गुड सिंबल। तो ये तिलक का इंग्लिश मैंने क्या किया है कि गुड सिंबल। देखो यहां पे अगर राजा ने ऐसा बोला होता कि तुम कलंक हमारे माथे का, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, यू आर द बैड सिंबल। ओके, यू आर द बैड सिंबल, कि तुम्हारे होने से मेरी कीर्ति जो है वो घट रही है, मेरी इज्जत जो है वो घट रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो गर्व से बोल रहा है कि तुम तिलक हमारे माथे का। तो यू आर द गुड सिंबल। वो तिलक जो होता है ना, वो एक सिंबल होता है, यू होता है, एक बिंदी होता है, तो कोई भी एक टाइप का सिंबल होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया है यू आर द गुड सिंबल। तो तुम तिलक, यू आर द गुड सिंबल। ओके, तुम और तिलक का इंग्लिश हो गया। अभी क्या लूंगा कि हमारे, ये जो हमारे वर्ड है ना, इसमें बहुत लोग रॉकेट साइंस लगा देते हैं कि हमारे यानी अवर। अवर नहीं, यहाँ पे सिचुएशन सोचनी है कि वो एक ही आदमी है, वो खुद राजा है, और राजा ऐसा बोल रहा है कि तुम इज्जत हो हमारे सर की। ये जो सेंटेंस है ना, कि ये जो शब्द है कि हमारे, तो हमारे क्या है कि तुम मेरे माथे का, हमारे यानी 5-6 लोगों के माथे का नहीं। ओके, पर वो खुद के बारे में। वो मेरा फर्स्ट डायलॉग जो मैंने रखा था ना कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, तो हम जो है वो अमिताभ सर अकेले होते हैं, वो 5-6 लोग नहीं होते हैं। तो अमिताभ सर का कहना ये होता है कि मैं वो हूं जो किसी के पीछे नहीं खड़ा रहता हूं। ओके, तो हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था आई। ओके, वैसे ही तुम तिलक हमारे माथे का, तो हमारे उसकी जगह पे क्या मैं रखूंगा कि माई। ओके, आई का पजेसिव क्या होता है, माई। ओके, तो यू आर द गुड सिंबल ऑफ, का जो होता है ना उसको ऑफ बोलेंगे, ऑफ माई। और माथे का, मैंने अभी आपको बताया कि माथे का जो इतना भाग होता है ना उसको फोरहेड बोलते हैं। ओके, इसको फोरहेड बोलते हैं। ओके, कि ये वो भाग होता है कि जहां पे तिलक होता है। ओके, इसको हम हैंड बोलते हैं, जहां पे राखी बांधी जाती है उस हिस्से को हम कलाई बोलते हैं, इसको रिस्ट बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं। और जहां पे तिलक होता है उस भाग को हम, उस हिस्से को हम फोरहेड बोलते हैं। ओके, तो यू आर द गुड सिंबल। ओके, यू आर द गुड सिंबल ऑफ माई फॉरहेड। तो ये तुम जो है उसका मतलब है कि यू आर, उसमें यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आर जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अभी क्या है कि द गुड सिंबल ऑफ माई फॉरहेड। ओके, तो ये पूरा हम ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड्स में लेंगे। ओके, मैं देखना मैं कौन से दौर में आ रहा हूं, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, वो मैं ये सेंटेंस के जरिए आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। ओके, सबसे पहले मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिखाया था। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ये ऑब्जेक्ट गुड सिंबल है। उसके बाद में भी कुछ वर्ड्स है, ऑफ माई फॉरहेड। ओके, तो ये सब क्या है मालूम है, ये सब अदर वर्ड्स, यानी कि एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ती ही है, लेकिन उसके आगे कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं जो सेंटेंस में होते हैं, जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस कितने पार्ट्स में बटा होता है, सेंटेंस कितने भागों में बटा होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सेंटेंस के भाग, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों ये जो है कि तुम तिलक हमारे माथे का, अभी जो तुम है ना वो यू आर हुआ, तिलक का मैंने लिया कि द गुड सिंबल,
हमारे मतलब की माई। ओके, हमारे मतलब की माई। ये माथे का मतलब है फोरहेड। अभी ये जो का है ना, ये का उसका मतलब है ऑफ, जो कि कोई बालिकी प्रदर्शित करता है। ओके, तुम हमारे माथे का, तो ऑफ। मैं मेरे हर सेशंस में आपको ये बताता हूं कि मैं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश सिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसका आपको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सिखाया है। ओके, जो मैं खुद वर्ड बाय वर्ड ग्रामर बनाता हूं, तो आप भी ऐसे सेंटेंस घर पे बना सकते हो। ओके, ये हमें ऐसा लगेगा कि मैं इसका नहीं बना सकता था, नहीं नहीं बना सकते थे, आप बना ही सकते थे। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि तिलक का हम क्या लेंगे, हमारे मतलब क्या होगा। ओके, तो तुम तिलक हमारे माथे का। अब तो दोस्तों, ये सेशन में अभी तक हम सीखे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसके आगे भी सेंटेंस होते हैं। यहां तक दुनिया के सारे सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे खत्म नहीं हो जाते हैं, उसके आगे भी सेंटेंस होते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस जितने भागों में बटा होता है ना, वो मैक्सिमम 9 पार्ट्स में होता है, वो 9 भागों में बटा होता है। वो क्या होता है, वो मैंने यही सेशन का पार्ट 2 बनाया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, तो देखना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे इंग्लिश की ओर कि मैं आपको जीरो से इंग्लिश सिखाना शुरू कर रहा हूं, और जब तक आपको कंप्लीट इंग्लिश नहीं आ जाता, तब तक मैं आपको ये इंग्लिश सिखाता रहूंगा। तो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा, वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फुल सेंटेंस, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल सेंटेंस। पूरे वाक्य की संरचना क्या होगी, हम पूरे वाक्य को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे भागों में डिवाइड करेंगे। वाक्य को बनाना है, सेंटेंस को बनाना है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा, और ये जो वर्ड्स है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे।